नसी धीरे धीरे हौले हौले आते हमें देख करीब, धीरे धीरे हौले हौले आते हमें देख करीब, हमें करीब, हमें करीब, हमें करीब। नमस्कार, मिरर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज ग्रेट भेंट इस सदर में, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो एक फनकार बोल सकते हैं, एक उभरते सितारे बोल सकते हैं, शादाब भाई शकूरी भारतीय, ऐसा उनका नाम है। इनके नाम में भारतीय ये शब्द है, लेकिन हमारे मिरर महाराष्ट्र के लिए एक और हम सब के लिए एक गर्व की बात ये भी है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। इन्होंने पद्मश्री हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ साहब, पंडित रूप कुमार राठौड़ साहब और ऐसे कई बड़े बड़े म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर और संगीत की हस्तियों के साथ काम भी किया है और इनके म्यूजिक क्षेत्र के, गायन क्षेत्र के काम को सराहा भी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शादाब की। शादाब जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और इस देश के एक महान तबला नवाज हैं। और उसके अलावा आपको एक बात बताऊं कि वो जितने अच्छे तबला नवाज हैं उतने ही खूबसूरत संगीतकार हैं। जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं। शादाब भारतीय बहुत ही उम्दा कलाकार, मेरे साथ 15 साल से गुजार रहे हैं। हर शो में वो मौजूद हैं, वो गज़ल हो या फ्यूजन हो या कॉलोनियल कज़न्स हो, क्योंकि वो हरफन मौला है। ख्याल भी मेरे साथ उन्होंने बजाया है। हर प्रांत में, हर जॉनर में, तबला प्लेइंग में वो शामिल हैं, वो काम किए हैं। इसके अलावा मॉडर्न प्लेइंग जो है, लाइट तबला प्लेइंग जो कहते हैं, उसमें वो बहुत रिसर्च किए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं उसमें। शादाब इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड कंपोजर। उनके कंपोजिशंस में सुना हो, गाने हो या फ्यूजन ट्रैक्स हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो ऐसे काम करते रहें और अपने फन में वो और हुनर पैदा करें। एंड गॉड ब्लेस यू शादाब। दर्शकों की तरफ से, महाराष्ट्र की जनता की तरफ से आपका यहाँ इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते। और मैं आपसे जो काफ़ी सारे आपके म्यूज़िक वीडियो या फिर आपका यूट्यूब में देखा है जी, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सब संगीत की प्रेरणा या शिक्षा किससे मिली? आपको क्यों ऐसा लगा कि ये सही फील्ड है और इसमें अब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? यहाँ से या आपकी शुरुआत कैसे म्यूजिक क्षेत्र से हुई? सबसे पहले तो मैं मिरर महाराष्ट्र चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने इतना मुझे सम्मान, प्यार, स्नेह दिया और मुझे आमंत्रित किया। और मेरे बारे में जो भी आपने कहा है सामने, तो वह सर आँखों पे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। मुझे संगीत की प्रेरणा बचपन से ही रही है और बेसिकली मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे 7 फोरफादर्स वो राजा महाराजाओं के यहाँ, मतलब दरबार में राजगायक थे। कोई सतार नवाज था, कोई गायन वोकलिस्ट रहा है। तो ये जैसे पीढ़ियाँ दर पीढ़ी चली आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो जीन्स में तो ब्लड में था ही म्यूज़िक। और जैसे पैदा होने के बाद क्या होता है कि बच्चा जब जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, तो घर में माहौल ऐसा था कि मेरे पिताजी भी सितार नवाज हैं, सितार बजाते हैं। मेरे दादाजी भी पंडित रविशंकर जी के बहुत एडवांस स्टूडेंट रह चुके हैं।
उस्ताद जमालुद्दीन भारतीय, तो जो कि यूरोप में हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनके एम्बेसडर थे। उनको इंडिया से यूरोप बुलवाते थे, उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह करते थे, और हमारे जो कल्चरल म्यूज़िक है, हमारा जो कल्चर से जुड़ी जो संगीत की जो भी विशेषताएं हैं वो वहाँ एक्सप्लोर करते थे। तो घर में माहौल ऐसा था गाने बजाने का कि वो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे गाने बजाने में दिलचस्पी होना शुरू हुई। तो पहले मैंने पिताजी को देखा, दादाजी को देखा, फिर पिताजी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह में जाया करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी है, आर डी बर्मन जी हैं, बापी लहरी जी हैं, कल्याण जी आनंद जी है, शंकर जयकिशन जी। तो इनके साथ पिताजी ने भी एज अ म्यूजिशियन फिल्म इंडस्ट्री में पिताजी 35 इयर्स एज अ सितारिस्ट पिताजी ने काम किया है, और पिताजी ने बड़े बड़े मतलब गानों में बजाया है। तो उनके साथ आना जाना वो भी लगा रहा। तो मेरा जाहिर सी बात है रुझान मेरा म्यूज़िक में डेवलप हो रहा था। अब रही बात कि मेरा सब्जेक्ट चुनने का, तो मैंने सोचा कि भाई म्यूज़िक तो अपने आप में एक मेडिटेशन है, एक इबादत है, एक पूजा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ ऊपर वाले के करीब सबसे नज़दीक संगीत में चीज़ कौन सी है। संगीत तो अपने आप में पूर्ण कमाल है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर वाले के करीब है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से एनालाइज करते हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि रिदम जो है, ताल क्षेत्र, वो ऐसा है कि हम नॉर्मल लाइफ में भी जब जीते हैं तो हमें जैसे बुखार हो जाता है, तो हमारी पहले के वैद्य लोग ये नर्व्स चेक करके कि भाई ताल इसका, नर्व्स का जो ताल है वो फास्ट है कि स्लो है। अगर मीडियम है तो ये नॉर्मल है, अगर फास्ट है तो बुखार हो गया। तो मैंने देखा कि डॉक्टर भी जब नर्व्स चेक कर रहा है तो यहाँ पे भी ताल का मामला है। हम चलते हैं, आंखें झपकाते हैं, बैठते उठते हैं, वो भी ताल में है। तो ये मेरा खुद का एनालाइजेशन होने लगा कि मैंने कहा यार ये, और हमारी हार्ट बीट जिससे हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं बाहर, हाँ, दिल की जो धड़कन है, तो वो भी एक लय है। धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा त्रक दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा, ये हार्ट बीट है हमारी। तो मेरे को ये लगा कि नहीं यार, ये मेरा जॉनर है, ये चीज़ को मेरे को पकड़ना है, पॉलिश करना है। तो फिर मैं उसमें, उस क्षेत्र में मैं थोड़ी सी मेहनत करने लगा। तो मेरे घर में ही माहौल ऐसा था कि जैसे चाचा, काका, इन लोगों से मुझे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होने लगा। वो लोग मुझे कुछ चीज़ें देते थे बजाने की, सिखाने के लिए। लेकिन वो करने के बाद आपको प्रॉपर एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, वो तालीम लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जैसे मियाँ तानसेन गए थे स्वामी हरिदास जी के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए। तो मैंने कहा भैया आज के ज़माने में मेरे लिए स्वामी हरिदास जी कहाँ मिलेंगे। तो ये मेरे नसीब अच्छे हैं कि सबसे पहले तो मैं, मेरे जितने भी गुरु हैं सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। मेरे गुरु सबसे पहले हैं हज़रत अब्दुल शकूर कादरी चिश्ती शब्बीरी, वो मेरे सूफ़ी गुरु हैं। तो सूफ़ी गाना बजाना जो है, और सूफ़ीज़म के जो मैनरिज़म्स हैं जो कि रूहानियत से जुड़ी हुई है, वो मुझे तालीम उनसे मिली। उसके बाद मेरी तबले की शिक्षा शुरू हुई उस्ताद हिदायत खान साहब जी से, जिनसे मैंने घंटा भी बंधवाया है गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से। उसके बाद पूना के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ताल योगी हैं, पंडित सुरेश तलवलकर जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे भी प्रसाद प्राप्त हुआ है, मुझे थोड़ी बहुत तालीम उनसे भी हुई है। फिर पंडित मांगेलाल जी हैं, उनसे मुझे तालीम मिली। उसके बाद श्री सुरेश सोनी जी, वन ऑफ द बेस्ट ड्रमर्स वी हैव इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वन ऑफ द लेजेंड्स। मतलब ऐसे कौन से म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया, तो उनके अंडर मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। तो धीरे धीरे करते 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 फिर वो चीज़ें डेवलप होने लगी। तो बेसिकली जैसे आपका जो सवाल था कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा तो जीन्स में था, लेकिन एक होता ना कि नहीं ये करना है मुझे, इंस्टिंक्ट। तो वो उस चीज़ के लिए मुझे इंस्पायर करने के लिए मैंने जितने भी गुरुओं का नाम लिया है उन सबको मैं थैंक्स कहूँगा। उन्हीं के बदौलत ये प्रेरणा, इंस्पिरेशन मुझे मिली है करने की। और आज जो थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूँ म्यूज़िक, ये वो सब गुरुओं के आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूँ। म्यूज़िक इंटरेस्ट के बारे में जी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारी फिल्मों को भी आपने म्यूज़िक दिया है। जी। तो फिल्म में म्यूज़िक देना
एक अपने आप एक बड़ी चुनौती होती है। जी। वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? एक पसंदीदार पसंद करके म्यूज़िक बनाना और एक ग्लोबल लेवल पे आपको एक म्यूज़िक में अपने आप को साबित करना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल का काम है। तो आपने वो सफ़र कैसे तय किया? वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ी? उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा इन ब्रीफ। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और बिल्कुल, मेहनत तो ऐसी चीज़ है कि वो ज़िंदगी भर करनी है और अभी भी चालू ही है। और हर सुबह ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये शुरुआत है, अभी स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करना है। तो यही चीज़ जो है जागरूकता पैदा करती है और मोटिवेशन बढ़ाती है कि नहीं और करना है, कुछ अच्छा और करना है। और रही बात ब्रेक की, तो मेरी एक एल्बम आई थी 2007 में, इंडियन बीट बाज़ार, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज़ हुई थी। इस एल्बम को उस वक्त वो माहौल के हिसाब से एल्बम इतनी एडवांस थी कि किसी कंपनी को मुझ पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था कि यार इतना इलेक्ट्रॉनिक, इतना एडवांस म्यूज़िक है कि हम लोग ये म्यूज़िक रिलीज़ कैसे करें। मैंने एक ऐसी मेरे जो सेविंग्स कॉन्सर्ट्स प्रोग्राम से जो पैसे आते थे वो मैंने जमा करके मैं एल्बम प्रोड्यूस किया मैंने, और जितने भी मेरे जो म्यूजिशियन भाई बंधु हैं सब लोगों ने कोऑपरेट किया उसमें और उसमें परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। वो मिला के मैंने एक एल्बम बनाई और मैं सब कंपनीज़ में गया। लेकिन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स एक ऐसी कंपनी थी जिसने उस वक्त फ्यूजन जॉनर जिसको बोलते हैं हम, उस पर भरोसा किया और उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने वो एल्बम रिलीज़ की। वो एल्बम वन ऑफ द बेस्ट हॉट सेलिंग एल्बम रही फ्यूजन जॉनर में। और उसको फ्रांस की जो मेन कंपनी है वाइग्राम, उसने एक इंडियन ज़ेन के नाम से कंपाइलेशन तैयार किया जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट म्यूजिशियंस थे, जिसमें तलविन सिंह था, नोरा जोन्स थी और नुसरत फ़तेह अली खान साहब के कुछ गाने उन्होंने कंपाइलेशन करके ऐसे डाले थे। उसमें मेरा एक गाना, उसी एल्बम में से एक गाना मेरा फीचर हुआ था, तेरे दरस। तो जब उस गाने को और उस एल्बम को इतनी सक्सेस, कामयाबी मिली, तो उसी के ज़रिए दिल्ली के एक प्रोड्यूसर थे जो एक फ़िल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था देख रे देख, जिसमें मेरा म्यूज़िक था। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई आपका एल्बम सुना मैंने और मुझे कुछ म्यूज़िक ऐसा ही चाहिए मेरी फिल्म में, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं फलाने तारीख को मैं बम्बई आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो मैं चाहूँगा आपसे मिलना। मैं बोला जी ज़रूर आप आइए, बैठ के बात करते हैं। वो आए और हम लोगों ने, उनका नाम था डॉक्टर विवेक सुदर्शन जो कि प्रोड्यूसर थे फिल्म के। उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया फिल्म का और वहाँ से मेरा हौसला भी बढ़ा, मुझे मोटिवेशन भी मिला कि भाई मेरी एल्बम ने इतना अच्छा काम बिजनेस किया है तो मैं फिल्म म्यूज़िक क्यों ना ट्राई करूँ। और वहाँ से फिर मेरा फिल्म का जो सिलसिला है म्यूज़िक देने का वो शुरू हुआ। तो उस फिल्म में मेरे 3 गाने थे और उसको क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया गया, ऑनलाइन भी। और उसमें अच्छे बड़े बड़े सिंगरों ने गाना गाया, श्रेया घोषाल, उस वक्त राहत फ़तेह अली ने गाना गाया था जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, और एक गाना मैंने गाया था उसमें। तो वहाँ से एज अ सिंगर भी मेरी शुरुआत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक पीछे मेरे था दिमाग में कि कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा संजोग बनेगा तो मेरी अपनी जो क्रिएटिविटी है, मेरी अपनी जो चीज़ें हैं, वो मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो ऐसा करके मैं अपना बैंक बनाने लगा एज अ सिंगर। और यहाँ म्यूज़िक डायरेक्शन का काम तो चल ही रहा था। और म्यूज़िक डायरेक्शन का काम ऐसा है कि आपको मिलना जुलना, कंटिन्यूटी में रहना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ हो रहे हैं। तो उस तरीके से वो सिलसिला अभी भी चालू है। अभी मैं गा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं म्यूज़िक डायरेक्शन नहीं करता, म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा हूँ बिल्कुल। और साथ ब साथ मेरी जो खुद की कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जो मैं नई चीज़ें मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि संगीत की क्या एक थॉट प्रोसेस बन चुका है लोगों का, वो उसको नापतोला संगीत चलता है कुछ लोगों को। तो वो लोगों की समझ भी ऐसी कि नहीं, संगीत ऐसा ही है, ठीक है, ये इसको फिल्म म्यूज़िक बोलते हैं, इसको गज़ल बोलते हैं, इसको भजन बोलते हैं, समझ रहे हो, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन सबका स्टाइल्स अलग होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबका स्टाइल लिया और अपना एक स्टाइल म्यूज़िक में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और वो ऊपर वाले की करम से मुझे लोग सराहे भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। हमने भी देखा है कि यूट्यूब पे आपके जितने भी फॉलोअर काफ़ी सराहने वाले लोग भी है और ज़बरदस्त आपका फैन फॉलोअर बेस भी है। ये हो गया अचीवमेंट का जी। लेकिन अचीवमेंट के पीछे एक बड़ा संघर्ष रहता है जी। तो ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल है जो यहाँ तक मकाम तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको आपकी लाइफ में, या फिर ऐसे कुछ मोमेंट्स, ऐसे कुछ इंसिडेंट, या फिर आपने किस तरह से मतलब एक इस यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरू में क्या संघर्ष हुआ और आगे बढ़ते हुए और कौन सी चुनौती आई? ऐसा संघर्ष तो ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा आपको कि संघर्ष अभी भी चल रहा है, हाँ, लेकिन पहले से बेटर है। स्ट्रगल टाइम पे जाहिर सी बात है, आपको एक जगह बनाने के लिए अपना आपको प्रूफ करना पड़ता है, और वो प्रूफ करने के लिए यू हैव टू बी द बेस्ट। ऐसा मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना कि भाई अगर लोग आपको बुलाएंगे क्यों, आपको लोग, अभी जैसे मैं कॉन्सर्ट्स के लिए बाहर ट्रैवल भी करता हूँ, मैं तबला भी बजाता हूँ सब बड़े बड़े आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स के साथ और कंपोजर्स के साथ भी काम करता हूँ एज अ म्यूजिशियन, एज अ तबला प्लेयर। तो मुझे किसी ने, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मेरे तालीम का प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त मुझे किसी ने कहा था कि आपको लोग क्यों बुलाएंगे, आप तबला बजाते हो, ठीक है, लेकिन आप ही को क्यों बुलाएंगे, कुछ आप में विशेषताएँ, कुछ स्पेशलिटी, कुछ ऐसी चीज़, कुछ आपकी एक खुशबू होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि नहीं यार, ये जैसा भी है ये काम इतना परफेक्ट ये करता है ऑनेस्टी से, तो इसको बुलाना चाहिए। तो ऐसा क्यों बुलाएंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे समझाया, उनका नाम था शब्बन भाई। उन्होंने मुझे समझाया कि अपने आप को आपको अभ्यास करना पड़ेगा, सही तरीके से तालीम लेनी पड़ेगी, सही उस्तादों के पास जाना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर उसको साधना पड़ेगा बैठ के। अभी संगीत, आप जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तबले के बारे में मैं कहना चाहूँगा, तबले का मेरा रियाज 10-10, 12-12 घंटे का अभ्यास हुआ एक जगह बैठ के, क्योंकि गुरुओं से जो भी मुझे शिक्षा प्राप्त होती थी तो घर पे आके उसको मेरे को पॉलिश करना पड़ता था, समझ। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका अ आ ई होता है, इंग्लिश सीखते हैं तो उसका ABCD होता है, तो वैसे संगीत का भी अपना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको तालों का नॉलेज पता करना होता है, रागों का नॉलेज थोड़ा बेसिक आपको होना चाहिए, ताल कौन से गाने, कौन से बॉलीवुड गाने कौन से ताल में कैसे बजते हैं, उसका निकास कैसा है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करने से होगी, वो करत विद्या जिसको बोलते हैं। तो ये विद्या ऐसी है म्यूज़िक की कि जितना करेंगे उतना कम है। वो ये चीज़ आज भी मेरे पे लागू है, मैं जितना करता हूँ उतना मुझे कम लगता है, लेकिन लाइफ तो निकालनी है, चलना तो है, काम भी करना है सबके साथ, काम करते चले और फिर नाम इज़्ज़त देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो स्ट्रगल तो सर तब भी किया है, अब भी किया है। उस वक्त स्ट्रगल करते वक्त मुझे ब्रेक दिया ना, मुझे पहला ब्रेक एज अ म्यूजिशियन, एज अ तबला प्लेयर मुझे पंडित अनूप जलोटा जी ने दिया। अनूप जलोटा जी ने मुझे सुनने के बाद मेरे काम को बहुत पसंद किया और उनके फिर उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग्स की डेट्स वगैरह दी। उसके बाद मुझे कॉन्सर्ट्स के लिए बाहर भी ले जाते थे और मुझे बहुत प्यार और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने मेरे काम को मुझे। और उसके बाद फिर मेरे गॉडफादर में से मेरे जिन्होंने मुझे फ्यूजन वर्ल्ड में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लुई बैंक्स, वो भी मेरे गॉडफादर हैं, अनूप जलोटा जी हैं। उसके बाद हरिहरन जी भी मेरे गॉडफादर जैसे हैं, क्योंकि संगीत के अलावा मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा। साथ में रहकर जो एक स्टेज मैनरिज्म्स होते हैं, स्टेज की भी एक तहजीब तमीज़ होती है कि हम स्टेज पे बैठेंगे तो पब्लिक से कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए हमको। अगर आप खुद ही अपना संगीत को एंजॉय नहीं करेंगे तो ऑडियंस क्या करेगी। तो उस तरीके से वो सब चीज़ें मैंने हरी जी से सीखी, लोगों से बातचीत करना, ट्रैवलिंग में कैसे सबका ख्याल रखते हैं, जैसे ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो सब म्यूजिशियंस को कैसे लेके चलना है,
और फिर स्टेज पे जब बैठते हैं तो सबका ख्याल रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को कैसा अच्छा देने की कोशिश करना। तो ये सब बातें मैंने हरी जी से सीखी। तो ये कुछ चंद लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया, मेरे काम को समझा, मुझे समझा। ये तो जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होता गया, उस वक्त के सपोर्टिव मूवमेंट्स हो गए, स्ट्रगल के मूवमेंट आपने बताए, लेकिन शुरुआत का दौर भी तो कुछ, शुरुआत के दौर में आपने कैसे स्ट्रगल किया, अपने आप के लिए ढालने के लिए क्या मतलब क्या स्ट्रगल करना पड़ा, उस चीज़ में अपने आप को बिठाने के लिए क्या करना पड़ा, या फिर सब इजीली हो गया, कैसा था? नहीं, सच बड़ा कड़वा होता है और मैं ओपनली बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं कह नहीं सकता, स्ट्रगल जिस हिसाब से मेरा रहा है, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। नहीं बताइए, क्योंकि जो आपके जैसे कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको स्ट्रगल क्या होता है वो भी तो समझे, इस पॉजिटिव वे से बताइए। ऐसा ये फील्ड में जो नए स्ट्रगल ऐसा है कि सर आपको दिल मार के, अपना दिल तोड़ के आपको लोगों से मिलना पड़ता है। आपका दिल नहीं करता उन लोगों से मिलना, जबकि आपको पता है वो कैसे हैं, फिर भी आपको जाके मिलना पड़ता है उनसे, अपना आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि मैं फ़लाना फ़लाना हूँ और आप मुझे एक बार आजमाइए, मुझे काम की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ का जो प्रोसेस है कि आपको जब तक आपको दर्द नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपके काम में वो चीज़ नहीं आएगी, और वो दर्द आपको हर तरीके से मिलेगा। स्ट्रगल की बात करते हैं तो आपको धक्के भी खाने पड़ेंगे, बसों में, ट्रेनों में सफ़र करना पड़ेगा आपको एक टाइम्स ऐसे होते हैं कि भाई आपको स्ट्रगल के लिए ही वो पैसा अवेलेबल है आपके पास, बाकी चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। अब उस बीच में अगर स्ट्रगल करते हो, आपको भूख लग गई तो आप क्या करेंगे? तो मुझे आज भी याद है, मैं 75 रुपीज़ के लिए ट्यूशन करता था। मैं अंधेरी से प्रेसिडेंट होटल हुआ करता था किसी ज़माने में बॉम्बे में, अभी वो बंद हो गया। तो उसके पीछे एक बिल्डिंग थी बड़ी, तो वहाँ पे एक लेडी थी जो गाना गाती थी, पेटी बजा के, हारमोनियम बजा के, उनको मेरे को रियाज़ करवाना जाना पड़ता था। तो 75 रुपीज़ देती थी वो 75 रुपीज़ में भूख भी लगती थी स्ट्रगल करते वक्त। क्या मैं सोचा यार, मैं अगर ये अभी मैं 75 में से कुछ खा पी लूँगा तो 10-15 रुपये 20 रुपये तो ऐसे ही कम हो जाएंगे, तो घर पे मैं क्या दूँगा। तो वीटी स्टेशन के बाहर ना, अगर आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी की तरफ अगर उतरे, वीटी स्टेशन के बाहर अगर आप जाएं तो वहाँ चने वाले बैठे रहते हैं। अभी पता नहीं अभी क्या लॉकडाउन के बाद बैठ रहे कि नहीं, वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो बैठा करते थे। तो मैं उनके पास जाता था, वो काले चने आते हैं, समझ रहे हैं, वो काले चने खाने के बाद वापस स्टेशन आता था, पानी पीता था। तो काले चने खाता था और पानी पीता था स्टेशन के पास, वो जो नल था। तो चने जाके अंदर फूल जाते थे, तो उसे भूख नहीं लगती थी, तो 2-3 घंटे का काम हो जाता था। वो 2-3 घंटे में मुझे पता है ये टारगेट मतलब ट्यूशन का मेरा ख़त्म करके घर पे मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो वैसा भी रहा है स्ट्रगल। फिर एक स्ट्रगल ऐसा भी रहा है कि मैंने होटल्स में भी परफॉर्म किया है, और होटल्स में ऐसा है कि सब बजाते बजाते वहाँ से कांच टूटने की आवाज़ आ रही, कड़ा, अरे ला यार ज़रा बर्फ़ लेकर आ यार, समझ रहे, और आप वहाँ आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे, तो नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट यू कि आप क्या कर रहे हैं। उनको बस ये कि म्यूज़िक चल रहा है और वो भाई अपना खाना पीना उनका चालू है। तो एक स्ट्रगल वैसा भी है कि यार अभी मेरी कला मैं बता रहा हूँ, ये कब बैठ के आराम से सुनेंगे, समझ लो। शुरुआत के दौर में आपका इतना संघर्ष था, तो रियाज करते टाइम वो फिर कैसा आपने वो? तो जब मैं रियाज करने बैठता था, ये जब जैसे रियाज का टाइम मेरा रात का होता था, रात को 11 बजे मैं रियाज करने बैठता था। तो सुबह जगह थी सफिशिएंट आपको रियाज करने? घर पे थी जगह, हाँ।
घर पे जगह थी और पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि जाहिर सी बात है म्यूज़िकल फैमिली है। लेकिन मेरा वो पागलपन और जुनून इतना हो गया था कि लिटरली पिताजी बोलते थे कि मत कर, मर जाएगा, इतना प्रैक्टिस रियाज मत कर कि तू ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। लेकिन क्या है कि मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ दर्द पैदा करना पड़ता है, दिल टूटता है ना, तो उसके बाद आपको वो दिन भर का जो स्ट्रगल होता था ना मेरा कि इस आदमी ने मुझे यहाँ बुरा भला कहा और इसने ऐसा किया और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की कि ऐसा होता है संगीत, ऐसा होता है, तुम अभी बच्चे हो वगैरह वगैरह, यू नो। तो सबकी बातों को ना मैं ऐसे साथ में सामने रखता था और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो जो प्रैक्टिस के आवर्स है मेरे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वो गुस्से में ना प्रोसेस चलता था मेरा। और फिर बाद में क्या होने लगा, मुझे उसकी आदत होने लगी। पहले 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, ऐसे धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ने लगा। और फिर बाद में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पे, एक पोजीशन पे जब आप बैठते हैं, जब एक लेवल पे जब आपका हाथ तैयार होता है, तो ये आँखें यहाँ आ जाती हैं आपकी उंगलियों में, समझ लो। तो जो उंगलियाँ चलने लगती है तो दिमाग भी चलने लगता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का कर्म होता है, यहाँ से रूहानी प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ से माँ सरस्वती की कृपा होती है। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी हम आप और मैं बैठे हैं तो मैं बोलूँगा प्रसाद भाई नमस्कार, तदेत्ता करते दिन, तो ये एनालाइजेशन शुरू हुआ, ये अभ्यास का कारण है। तो तबले की भाषा भी जो है ये आम भाषा है। अरे आप कैसे हैं, बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई आपसे, हैं कहाँ आजकल आप? तदेत्ता करते दिन तगिना गिना तति तगिना ता तथा। तो ये भाषा है। तो ये अभ्यास करके ये सब चीज़ें जो है डेवलप होने लगी। और जब डेवलप होने लगी तो फिर मैंने कहा इसको निकाले कहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब मुझे स्टेज की ज़रूरत है। अब स्टेज आपको ऐसे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो मेरा असली स्टेज जो रहा है, कई साल मैंने मंदिरों में बजाया है, श्री गणेश जी के। अच्छा। जी हाँ। और वहाँ पे लक्ष्मी अम्मा होती थी जो पूजा करती थी। वो उनको मालूम था कि एक लड़का है, वो ढोल तबला वगैरह बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है, उसको बुलाओ। तो वो बुलाएगा तो मैं आरती करूँगी। तो सात बंगला में एक मंदिर हुआ आज भी है वो गणेश जी का। वो मंदिर में पूजा में मैं 1.5 2 घंटा बजाता था। तो मेरा असली मंच, मैं तैयार वहाँ हुआ हूँ। एक जो फियर जो है ना एक ऑडियंस को लेके जो एक होता है ना, वो मेरा वहाँ खुला कि नहीं यार ये असली ऑडियंस है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर दरगाहों पे उरूस में जाता था तो वहाँ परफॉर्म करता था। तो वहाँ का एक स्टाइल अलग है म्यूज़िक का, वो फ़कीराना अंदाज़ की कव्वालियाँ चलती हैं वहाँ पे। उसके बाद नवरात्रि आ जाते थे अपने माता के जागरण 9 दिन के, तो 2 3 घंटा वहाँ आरतियाँ होती थी, तो वहाँ बजाता था। तो वहाँ बजा के ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ कि नहीं यार ये ऑडियंस मेरी है। मुझे ऐसा लगता था ये ऑडियंस मेरी है, समझ रहे हो। और हम सबसे पाक स्थान में बजा रहे हैं, मंदिर में बजा रहे हैं, समझ रहे हो। गुरुद्वारे में भी मैंने कीर्तन में भी बजाया है, और मैंने चर्च में गॉस्पेल म्यूज़िक में भी बजाया। जबकि चर्च में गॉस्पेल म्यूज़िक उस हिसाब से तबला होता नहीं है, पियानो होता है या तो उनके क्वायर्स होते हैं चर्च के। लेकिन गिटार और तबला भी कुछ चर्चेज़ में अलाउ बीच में शुरू किया था उन्होंने। तो कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स हुआ करते थे मेरे, तो मुझे वो कहते थे कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस मैन, तुम भी आ जाओ, ज़रा मस्ती करेंगे ऊपर वाले की इबादत में। मैंने कहा भाई चलो। और कलाकार तो ऐसा है कि भाई वो उसको जहाँ उससे बड़ा मंच कहाँ हो सकता है ना। वो ऊपर वाले के लिए आप बजा रहे हो, उसके स्थान पे बजा रहे हो, तो उससे बड़ा स्टेज क्या हो सकता है। तो ये आप बोल सकते हैं कि वहाँ मेरा एग्ज़ाम मैंने पास किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर लोगों से मिलना जुलना लगा रहा मेरा। मैंने कभी भी मेरे पिताजी का, दादाजी का नाम लेके काम नहीं मांगा किसी से भी, क्योंकि उन्होंने जो किया वो किया। लोग पूछेंगे आप कौन है, आपने क्या किया, तो ये सवाल मैं अपने आप से करता था कि नहीं, मेरे को पिताजी का नाम लेके काम नहीं मांगना है। मेरे में कुछ थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगेगा लोगों को तो लोग मुझे याद करेंगे, बुलाएंगे, और उनकी सेवा में मैं हाजिर रहूँगा। सो बेसिकली संगीत की सेवा अभी भी चालू है और चालू रहेगी। जितना सेवा हम कर सकेंगे कर रहे हैं। अभी देखो काफ़ी सारे आपके गाने इंडिविजुअल भी, फिल्म के भी, लोगों ने सराहे।
लोगों के फेवरेट गाने हैं, लेकिन आपने बनाया हुआ कौन सा गाना आपको फेवरेट है सबसे ज़्यादा? बड़ा ट्रिकी सवाल है आपका। अब वो बोलते हैं ना, आपने ये सवाल ऐसा पूछा कि माँ को पूछो कि अपना कौन सा बेटा अच्छा लगता है। उसमें से फिर भी चूजी कौन सा ऐसा है? तो मेरे लिए सब बच्चे प्यारे, मतलब सब मेरे जो गाने हैं। बना के कुछ सुकून आपको उस वक्त मिला, तो ये बना के मेरे को जरा थोड़ा, हाँ ये कुछ, या फिर दिलोजान से मेहनत किया आपने उसके लिए? दिलोजान सब पे मेहनत की है, लेकिन जो आपका बेस्ट ऑफ क्या था? ऐसे तो बहुत से गाने हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक गाना हमारा रिलीज़ हुआ है, ऐ मेरे प्यारे वतन, इंडिपेंडेंट डे के दिन 15 अगस्त को अभी रिलीज़ हुआ है। तो वो गाना जब मैं बना रहा था तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो गाना मैं डेडिकेट, मेरी अपनी श्रद्धा थी कि भाई मैं अपने देशवासियों के लिए और अपने जो शहीद जो सोल्जर्स हैं, जिन और जो करंट सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर हम सबकी हिफाजत कर रहे हैं, तो मैं जबकि कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा तुच्छ हूँ, एक बड़ा मामूली इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे पास कला है, तो मैं अपनी कला के ज़रिए मैं एक श्रद्धांजलि, एक श्रद्धा अर्पित कर सकता हूँ। तो वो एक फीलिंग मेरे दिल में थी, और उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने गाना कंपोज किया। और उस गाने को लिखा है डॉक्टर मौज़म आज़म, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। तो उन्होंने लिखा था, और मैंने कहा कि भाई ये गाना आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा बड़ा दिल है, मैं ये गाना कंपोज करके डालना चाहता हूँ। तो वो गाने की जब धुन बनी तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर और आगे वर्कआउट करना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त बड़े नसीबों से मिलते हैं, समझ रहे हैं? एक दोस्त होता है जो नाम के होते हैं, एक दोस्त होता है जो आपको लेके चलता है, खुद भी चलता है, और साथ में वैसे ही अगर एक टीम तैयार हो जाए 3-4 लोगों की, तो फिर आपका भाग खुल गया, आपका नसीब खुल गया। बोलते ना अच्छे दोस्त अगर आपको मिल गए ज़िंदगी में, जो आपको सही गाइडेंस दें, सही राय मशवरा दें, और आपको आगे लेके चलें और खुद भी आगे बढ़े, तो वो बहुत नसीबों से बनता है। तो मेरा ये सौभाग्य है, मेरा आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ, जिनकी बदौलत ये गाना भी पॉसिबल हुआ। वीडियो शूट हमने किया मिलके, और वो उनमें से कुछ ख़ास दोस्तों में से एक अजीम शख्सियत हमारे बीच बैठे हैं, आरिफ दाखवे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे का जो गाना है वो पिक्चराइज और शूट किया है। ये डायरेक्टर हैं हमारे, इन्होंने गाना डायरेक्ट किया है। और मेरे डायरेक्टर तो मैं टेक्निकल वर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे तो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और जाहिर सी बात है प्रोफेशनली मैं डायरेक्टर इनको कहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे गाने डायरेक्ट किए हैं, ऐ मेरे प्यारे वतन। और बड़ा ही प्यारा तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करके, जाग कर पूरी रात को बैठ के लाइटिंग्स वगैरह अरेंज करना, कैसे एंगल्स, डायरेक्शन कहाँ से कैसा मोड होगा, क्या नहीं, पूरी रात सोई नहीं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको 5:30-6 बजे गाना शूट करना था, क्योंकि 6 बजे से सब फ्लैग होस्टिंग वगैरह शुरू हो जाती है ना, तो हमको गाना रिलीज़ करना था जल्दी सुबह। तो पूरी एक रात में वो गाना शूट हुआ है, और उसका सारा श्रेय क्रेडिट आरिफ भाई दाखवे और हमारी जो टीम है, कुछ चंद दोस्तों की, उनको जाता है। और भी आपने गॉड फादर का जिक्र किया, दोस्तों का जिक्र किया, ऐसे कुछ जो दोस्त जो समय समय पे ऐसे कुछ यादें जिन्होंने आपका साथ दिया है, वो भले ही कद से बड़े नहीं हो, नाम से बड़े हो नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे है कि वो आपके लिए मायने रखते हैं, वो यादें हैं आपकी। ऐसा कुछ दोस्त या ऐसा कुछ व्यक्तियाँ जिनके बारे में आप इस इंटरव्यू के माध्यम से जिक्र उनका करना चाहेंगे? कलाकार के रूप में या दोनों, पर्सनल लाइफ में भी और कलाकार? ऐसे तो बहुत से हैं। आई मीन म्यूज़िक फील्ड से अगर देखा जाएगा तो काफ़ी दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और अपनी अपनी फील्ड में सब अपने अपने काम के बेस्ट हैं। और बाकी पर्सनली अगर देखे जाएंगे आप, पर्सनल लेवल पे, तो जहाँ मुझे सुकून मिलता है, जहाँ मैं इंस्पायर होता हूँ,
मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो उनमें से एक तो यहाँ बैठे हैं आरिफ दाखवे साहब, और फिर अपने हमारे बड़े भाई जैसे हैं मुश्ताक अंतुले जी, वो हैं इलियास शेख, नाजिम शेख, और एक हमारे मिनाज भाई करके हैं। तो ये कुछ चंद लोग हैं जो हमेशा आपके साथ, जो हमेशा हमारे साथ, जिनके साथ रह के मैं इंस्पायर होता हूँ और मुझे कुछ करने की एक मोटिवेशन मिलती है, एक जागरूकता, ऊर्जा मिलती है कि नहीं कुछ करना है, साथ में मिलके कुछ करेंगे। एक होता है ना एक दूसरे को इंस्पायर करना, एक दूसरे को बड़ा एक अलग इसका बॉन्डिंग है। एक होता है ना कि यार अभी जैसे ये डायरेक्शन लेवल पे है तो इनको कुछ एंगल सूझेगा ना, तो शादाब भाई ये एंगल देखो, ऐसा ये क्या सीन है ना, ये देखो ना क्या लोकेशन है, अगर इन्होंने बताया तो उस लोकेशन पे मेरा इमीडिएटली मुझे एक मेलोडी बनेगी, तुम जो मिले इश्क में खो गए हम इश्क में, ये रोमांटिक गाना तैयार हो गया वो लोकेशन देख के। तो उस हिसाब से वैसे दिमाग हमारा कैलकुलेट होता है, चलता है। आपने गॉडफादर का जिक्र किया जी, लेकिन आप कुछ लोगों का नाम लिया आपने, बड़े हस्तियां हैं, लेकिन आपको उनमें ऐसा क्या सीखने को मिला या ऐसा कुछ महसूस हुआ जिससे आप उनको गॉडफादर मानते हैं? जैसे आपने पद्मश्री हरिहरन साहब का नाम लिया या फिर रूप कुमार राठ, कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो इंस्पायर करती है आपको। बिल्कुल। मुझे जब किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत सी जगह गया एज ए म्यूजिशियन काम मांगने, तो मुझे उस वक्त किसी ने समझा नहीं था, सपोर्ट नहीं किया। केवल अनूप जलोटा जी ऐसे थे, वाहिद शख्स हैं जिन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मुझे बिठाया, मेरे काम को समझा, खुद हारमोनियम लेके शुरू हुए और मुझे बोला बेटा इस पे बजाओ ज़रा देखो कैसा है। और फिर जब मैं बजाया तो उनके दिल को छुआ, उनको अच्छा लगा, और उन्होंने वो मतलब बुला बुला के लोगों को बोलते थे कि एक लड़का है सुनो ज़रा उसको। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक कलाकार दूसरे कलाकार को बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। कैसे? दूसरे आर्टिस्टों को बुलाकर घर पे कि एक तबला प्लेयर है, नौजवान लड़का है, उस वक्त मेरी उम्र थी 22-23 साल, लड़का है, कमाल है, आप ज़रा उसको सुनिए। तो स्कूल कॉलेज ख़त्म करके ही आया हुआ था मैं, काम की भी ज़रूरत थी, गया मैं, लोग बैठे हुए सब बड़े बड़े इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगर्स कंपोजर्स बैठे हैं, उनके बीच में मैं परफॉर्म करता था और बाकायदा खुद बोलते थे देखो कमाल है ना, मैंने कहा था ना कमाल है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें करना और किसी के लिए अच्छी नीयत से किसी को आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है। तो अनूप जलोटा जी की ये क्वालिटी मुझे ऐसा लगा कि इन गॉडफादर इसलिए मानता, मुझे कहीं ना कहीं पिता समान लगे वो, जो एक फीलिंग मेरे लिए थी उन लोगों के दिल में, तो वो महसूस हो गया था कि नहीं यार ये एक बाप ही, मतलब बाप जैसी फीलिंग ही है इनकी। तो इसलिए मैंने उनको मेरी लाइफ में गॉडफादर का स्थान दिया है। उसके बाद फिर मैं इतना बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता था। मैंने को तबला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे केवल तबला प्लेयर ही तक नहीं रहना था, मुझे म्यूज़िक को और एक्सप्लोर करना था कि म्यूज़िक में और जॉनर्स कौन कौन से हैं। तो उसमें जैसे फ्यूजन जॉनर है ना, फ्यूजन जॉनर ऐसा है, वो जॉनर वर्ल्ड में हर जगह चलता है, फिल्म म्यूज़िक में चलता है, समझ रहे हो। आजकल हम भजन सुन रहे हैं, कव्वाली भी सुन रहे हैं, तो वो भी मॉडर्नाइज तरीके से, फ्यूजन तरीके से प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो मैंने कहा यार ये जॉनर मुझे जाना है, इसमें काम करना है। तो उसमें अब काम करने के लिए वो एक अलग स्ट्रगल, कौन ब्रेक देगा। तो वहाँ लुई बैंक्स जी आए। तो लुई बैंक्स जो हैं वो हमारे इंडिया के जैज़ एम्बेसडर हैं, जितने भी वर्ल्ड के बड़े जैज़ प्लेयर्स आते हैं तो वो उन्हीं के थ्रू यहाँ आते हैं, ऐसे हैं। तो ग्रेट पियानिस्ट हैं, कंपोज़र हैं। और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये उनका कंपोज किया हुआ है लुइस बैंक्स जी का। तो वो मेरे गॉडफादर रहे। फिर वो जॉनर एक्सप्लोर करने के बाद मैंने सोचा कि यार गज़ल का जो जॉनर है वो बड़ा रोमांटिक जॉनर है, गज़ल
एक खूबसूरती को पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंट करता है। तो वो जॉनर सीखना है, वो स्टाइल सीखना है, कैसे सीखूँ? काम तो आता था लेकिन काम चाहिए था। इत्तेफाक से क्या हो गया, एक शास्त्रीय संगीत हाउस कॉन्सर्ट हुआ। उस शास्त्रीय संगीत हाउस कॉन्सर्ट में इंडस्ट्री के तमाम बड़े सिंगर्स और म्यूजिशियंस आए हुए थे और मैं तबले पे संगत कर रहा था उस्ताद रईस खान साहब के साथ सितार पे। तो वहाँ पद्मश्री हरिहरन जी आए हुए थे जो रईस खान साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में से। तो वो सामने फ्रंट सीट पे बैठे थे। उन्होंने मुझे सुना, मेरे काम को पसंद किया। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद जब हम लोग खाना वाना खाने लगे तो उन्होंने बोला गज़लों के साथ बजाते हो? तो मैंने कहा जी बजाता हूँ। और तो बोले मेरे साथ बजाओगे? मैंने बोला ये तो एक ख्वाब है, एक बोलते हैं ना, एक ड्रीम है कि आपके साथ काम करने का मौका मिले। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि करोगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बच्चा हूँ, आई एम जस्ट लाइक अ सन टू यू, और आशीर्वाद बनाए रखें। तो उन्होंने बोले ठीक है बेटा, अपना नंबर दो मुझे और ये मेरा नंबर ले लो। तो हम लोगों ने नंबर शेयर किया। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हम साथ में यूरोप टूर पे चलेंगे। उसी वक्त वहाँ उन्होंने कह दिया था। तो वहाँ से फिर वो सफ़र मेरा जो है इंडिपेंडेंस। लेकिन हरिहरन जी को मिलने से पहले एक जो हार्ड स्ट्रगल था वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं फिर लुइस बैंक्स जी के साथ भी परफॉर्मेंस करता था, अनूप जी के साथ भी परफॉर्मेंस करता था। तो एक जो टिपिकल स्ट्रगल जो था वो तो खैर ख़त्म हो ही चुका था। मैं मतलब थोड़ा सा बैलेंस्ड म्यूजिशियन था उस वक्त। और फिर जाहिर सी बात है हरि जी के मिलने के बाद और भी फिर बहुत सी बातें हैं जो मैंने सीखी, जैसे मैंने आपके अभी कहा। तो फिर हरि जी को, अभी हरि जी के साथ ऐसा है कि हम महीने में 5-6 कॉन्सर्ट्स करते हैं और सालों साल किए हैं हमने। अभी मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 15-16 साल से उनके साथ बजा रहा हूँ और हम वर्ल्ड के हर कोने में हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस दिए। चाहे आप इटली कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, आप मॉरिशस, लंदन, अमेरिका वगैरह वगैरह, स्विट्ज़रलैंड, ज़्यूरिख वगैरह। तो अपने साथ रखना, टेक केयर करना, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रह गई या आपको कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब एक कलाकार दूसरे कलाकारों के साथ ट्रैवल करता है, उसको लेके जब चलता है, तो वो मैनरिज्म्स, वो सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, ये भी फादर वाली क्वालिटी है, ये हर किसी में सब में नहीं रहती। वरना ज़्यादातर क्या होता है, कुछ सिंगर्स के साथ कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं कि म्यूजिशियन को हायर किया, वो डायरेक्ट स्टेज पे मिलते हैं, उसके बाद सलाम नहीं, दुआ नहीं, नमस्ते नहीं, कुछ नहीं, वो अपना आए, कट टू कट काम किया, फ्लाइट में बैठे निकल गए, कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा, इनका मामला ऐसा नहीं है, ये परिवार की तरह रखते हैं। अलग एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला यार, मेरे दिल में मैंने महसूस किया यार, ये क्वालिटी जो है ये फादर वाली क्वालिटी है। तो इस वजह से मैंने उनको गॉडफादर का वो खिताब दिया है। तो ये जो 3 गॉडफादर हैं मेरे, जिन्होंने म्यूजिक फील्ड में। आपका इंडिपेंडेंस डे का गाना हमको बहुत पसंद है जी। उसमें देश के प्रति आपने अपना जो फीलिंग उसमें डाला है जी। या फिर लेकिन आजकल के युवाओं को, देश के पूरे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप ये एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तबला वादक, इसको छोड़ के एज पर्सन भी, ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी दुनिया को पता है, उसको नज़र रखते हुए कि क्या युवाओं में क्या मैसेज जाना चाहिए, या फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपकी बात ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि इस गाने के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन आरिफ भाई से हो। मतलब इस चीज़ का जो आगाज़ है मैसेज देने का, वो यहाँ से हो। आप क्या बताना चाहेंगे? शादाब भाई ने जब इस सॉन्ग की पहल की तो
ये हम लोग बैठे थे तो उनकी काफ़ी दिनों से उस पर मेहनत चल रही थी, और उन्होंने जब फाइनली जब वो सॉन्ग सुना ऐसा ऐसा ये हमको सॉन्ग करना है, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो देश के फौजी है, इंडियन आर्मी है, उनका जो सैक्रिफाइस, पहले तो वो देश के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन उनसे बड़ा सैक्रिफाइस उनके जो माता पिता हैं, जब वो अपने बेटे को इजाज़त देते हैं कि हाँ तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना है तुम कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है मेरी नज़र में। और जब वो वही चीज़ें जो हैं देखते हुए, ये सिर्फ हम लोगों ने एक अपनी तरफ से एक अपना एक प्यार जताने की कोशिश की है और एक पेश करने की कोशिश की है कि ये हम लोग बहुत कोई शादाब भाई जो उस बारीकी को बता सकते हैं। मैं तो हमेशा कैमरे के पीछे ही रहता हूँ और रहने की कोशिश करता हूँ। बोलो आप। बोलिए ना। नहीं बोलो आप बोलो। बोलिए। नहीं बहुत सही यार, बोलिए। तो यही है, बस हम लोग ने एक छोटी सी कोशिश की है, एक ये तो समझो एक शुरुआत है, और बहुत कम टाइम था हमारे पास। 15 अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे बहुत नज़दीक था, हम लोग को काफ़ी जितना टाइम चाहिए था उतना मिला नहीं, तो बस यही उम्मीद है कि अभी ये पहला है, इसके बाद और भी इस चीज़ को लेके, देश को लेके और भी 26 अगस्त के लिए अभी एक प्लानिंग चल रहा है कि वो चीज़ के लिए भी हम लोग एक सॉन्ग रिपब्लिक डे के लिए एक सॉन्ग बनाएंगे। ये जो था आपका, ये अभी तक का सफ़र था, आगे आने वाले कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपके, कुछ ऐसा कुछ उनके बारे में? मेरा एक इंडिपेंडेंस डे से पहले एक गाना रिलीज़ हुआ है जो कि थोड़ा सा पॉप जॉनर का है, हमें करीब, तो उसको भी शूट डायरेक्ट इन्होंने किया है आरिफ दाखवी साहब ने, और उसकी कुछ जो आप पिक्चराइजेशन देखेंगे तो हमारे तलोजा का ही है, और तलोजा को इस तरीके से खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कि वो एक अलग ही दुनिया लग रही है। अगर आपने ध्यान से गाने को देखा होगा, पीछे जो बैकड्रॉप जो यूज़ किया है तलोजा का, वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि वो अपने आप में एक अलग दुनिया लग रही है। तो मैं पहले, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ 2 लाइन में उस गाने की गाते हुए फिर मैं 15 अगस्त के गाने पर आता हूं। हमारा नसीब है अगर आप अरे सर। कहीं तो टूटा होगा तारा, कहीं तो जला होगा आसमां, धीरे धीरे हौले हौले आते हम देख करीब, धीरे धीरे हौले हौले आते हम देख करीब, हमें करीब। पता मेरे घर का है अब ये तेरा दिल, सबने छोड़ा मुझे तन्हा, थामा तूने मेरे नसीब नसीब नसीब, धीरे धीरे हौले हौले आते हम देख करीब। तो ये गाना था हमें करीब, और उसके बाद फिर हमारा जो सबसे अजीज, सबसे प्यारा हमारे जो वतन पे हमने गाना लिखा है, देश पे, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे चमन, तेरी खुशबू से महके ये धरती ये गगन। हाँ ऐ मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे चमन, तेरी खुशबू से महके ये धरती ये गगन। एक सोने की चिड़िया, एक चाहत का दरिया, ये मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नी मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। ऐ मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे चमन, तेरी खुशबू से महके ये धरती ये गगन। एक सोने की चिड़िया, एक
चाहत का दरिया, ये मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। सर इसके साथ साथ यूट्यूब पे जैसे आपके फैन फॉलोअर है, अच्छे अच्छे संगीत को हमको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो भी है, कुछ ऐसे कंटेंट, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देख ली क्या कंट्रोवर्सी वीडियो? उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, एक्चुअली मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ लोगों ने गलत ले लिया, जबकि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था। मेरे दादाजी खुद क्लासिकल म्यूजिशियन आर्टिस्ट रह चुके हैं, मेरे पिताजी क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, मैं खुद क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं खाली वहीं तक सीमित नहीं रहा। ये मेरा शौक़ था, मुझे इंटरेस्ट था कि म्यूज़िक को और एक्सप्लोर करना, तो मैंने सेमी लाइट क्लासिकल म्यूज़िक को भी उतनी शिद्दत, उतनी पैशन, उतने हार्ड वर्क से सीखा। तो मैंने क्या देखा कि आई थिंक आप मेरे नासिक वाला जो वीडियो है जो कंट्रोवर्शियल, उस बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या हो गया सर कि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को लेके कुछ डिफरेंसेस बता रहा था कि हमारे शास्त्रीय संगीत में अगर हम ठेका बजाएंगे, गाने का ठेका होता है, तो वो ठेका बजाएंगे, तो जब हम शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं तो वो ठेका कैसा होना चाहिए, और जब हम सेमी लाइट क्लासिकल म्यूज़िक में जैसे कोई हम गीत गज़ल अगर हम परफॉर्म करते हैं या बजा रहे हैं, किसी को अकम्पनी कर रहे हैं, तो उसके मैनरिज्म्स अलग होते हैं। तो उन दोनों बातों को मैं अलग लेवल पे अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ लोगों ने क्या समझा कि मैं शास्त्रीय संगीत जो है उसको मैं नीचे दिखा रहा हूँ और सेमी लाइट क्लासिकल को मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, जबकि ऐसा ज़रा भी नहीं है। वही लोग समझ नहीं पाए। उस वर्कशॉप में मैंने उस वीडियो में, ख़ास उस वीडियो में, हालांकि वो वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसमें से कुछ चंद जो सवालात थे होस्ट के, उन्होंने जो मुझसे पूछे, तो उसका जो मैंने जवाब दिया, वो जवाब एक्चुअली वायरल हो गया और वो इतना कंट्रोवर्सी उसने खड़ा कर दी कि मेरे को कॉल्स आने लगे कि आप शास्त्रीय संगीत को नीचे दिखा रहे हो, सेमी लाइट क्लासिकल को ऊपर दिखा रहे हो। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि सेमी लाइट क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पावरफुल है शास्त्रीय संगीत की जगह? तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। शास्त्रीय संगीत आपका स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, उसी बेस पे आप सेमी लाइट क्लासिकल म्यूज़िक कर सकते हो। आप कोई भी गाना, फिल्म का गाना कैसे गाएंगे सर? आपको बेसिक ट्रेनिंग तो शास्त्रीय संगीत की लेनी पड़ेगी ना। सा इसको बोलेंगे, सा रे ग म प ध नि सा धा नि ध प म ग रे सा, इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्केल्स का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप फिल्म में एज ए सिंगर आप गा सकते हैं। जब आपकी जड़ें कमज़ोर हैं तो आप फिल्म का गाना कैसे गाएंगे? तो आज जब मैं सेमी लाइट क्लासिकल कहीं परफॉर्म करता हूँ, बजाता हूँ, तो वो तभी कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जो क्लासिकल फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने अभ्यास किया हुआ है, वो मैंने अपने गुरुओं से तालीम ली हुई है, सीखा हुआ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो बस वो मुझे डिफरेंसेस बताना था। तो कुछ लोगों ने उस बात को गलत ले लिया और फिर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने कहा कि भाई आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपका नाम हो गया, आप बेस्ट तबला प्लेयर्स में से हैं, तो आप क्या चाहेंगे, तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने कहा कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है, सच्चाई बोलने की हिम्मत मैं ज़रूर रखता हूँ। अगर युवा पीढ़ी या जो नए बिगनर्स म्यूजिशियंस हैं, अगर उनको मैं असलियत, सच्चाई अगर मैं बताऊँगा नहीं, जो कि अब तक बताई नहीं है किसी ने, अगर मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है अगर वो मैं बांटूंगा नहीं, वो मैं बताऊँगा नहीं, तो ये गलत बात है। तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ और बोलता रहूँगा। और उस सच से किसी को बुरा लगता है तो भाई सॉरी, मेरा इंटेंशन आपका दिल दुखाने का नहीं है, लेकिन जो सच है वो तो है ही ना, ऐसा है। तो वो मेरा एक्चुअली कहने का मतलब था। बाकी और मेरा किसी को छोटा बड़ा दिखाने का मतलब नहीं है। ऊपर वाले की नज़र में हम सभी छोटे हैं सर, समझ रहे हैं। बस ये है कि हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि हम संगीत की सेवा कैसे कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे सीख रहे हैं या हमसे जो इंस्पायर हो रहे हैं, उनको हम सच्ची बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं, ताकि वो भी आगे बढ़ें
और अपने स्टूडेंट्स को वो पास ऑन करें। बस यही है सर। आप एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कीजिए, और ये जरूर ख्याल रखें कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपका देश आप पर नाज करे, आपको प्यार करे, और आप जो भी काम करें वो पूरी ईमानदारी से करें। इससे बढ़िया मेरा और कोई मैसेज नहीं होगा। तो ये थे शादाब भाई शकूरी, जो एक उभरते हुए सितारे हैं। और शादाब शकूरी भारतीय शादाब शकूरी भारतीय होने का जो गर्व, जो उनको प्राइड आपको इस वर्ड से इनके बिल्कुल ये हमारा नसीब है। ये हमारा नसीब है कि हम इस धरती पे पैदा हुए। ये हमारा ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि हमको इस धरती पे, इस देश में पैदा किया ऊपर वाले ने, जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो आपने अपना कीमती समय निकाल के, और उसके बाद आरिफ भाई ढाकवे इतने बड़े डायरेक्टर है, तो हमारे मिरर महाराष्ट्र के इस छोटे से स्टूडियो में आके एक इंस्पायरिंग जो दर्शकों को, जो आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं मुझे, उनके लिए भी, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी, दर्शकों के लिए भी एक अच्छा आपके विचार पुट फॉरवर्ड किए, आपके सामने रखे। निश्चित स्वर आपका और इस देश के लोगों की तरफ से आपको और पूरे दुनिया के जो म्यूज़िक लवर्स हैं उन सब से आपको प्यार मिले, ये दुआ करता हूँ। और फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप इस स्टूडियो में आए और आपके विचार रखे, और हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप यहाँ पे पधार कर आपकी बातें हमको सुनने को मिली। आप तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं तहे दिल से, मेरी पूरी टीम के साथ मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना प्यार स्नेह हमको दिया, इतना सम्मान दिया। पूरी टीम, पूरी यूनिट मिरर महाराष्ट्र की, उनको सबको सलाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी प्यारे दर्शक हैं, मेरे चाहने वाले हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, और मेरे जो फैंस हैं, मैं कहूँगा कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना, ये मिरर महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और आप लोगों के सामने फ्यूचर में कई अच्छे बड़े बड़े इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप लोगों के सामने आएंगे। सो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो आपको देखने को मिलेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो, ऑल नोटिफिकेशंस में। तो जो भी रिसेंटली कमिंग न्यूज़ है और जो अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मेरा चैनल है शादाब शकूरी के नाम से। अगर आपको अच्छा लगे, आपका दिल झूम उठे, आपको मज़ा आए, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद। पंजाबी ढोल बजता है, लेकिन तबला वाला चाहे तो तबला भी बज सकता है, अगर मालिक ईश्वर चाहे तो।